हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो आपका ये सीरीज़ थर्ड में जो कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर का चल रहा था वो उसका मैं थर्ड सीरीज़ तक करा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ उसे जाकर वॉच कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है उससे संबंधित जो भी आपका क्लास है मैं वो सब कंप्लीट करा दी हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपका मैं आज सीरीज़ 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, सीरीज़ 4 जो कि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका प्रीवियस ईयर पेपर बहुत बच्चों के पास नहीं होता है, उन्हें कॉस्टली बुक खरीदनी पड़ती है। ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपका पूरा 2018 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चन के सीरीज़ में आपके कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम तक ही चलने वाले हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को हम लोग देखते हुए समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए ये हम रीड करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के बारे में कौन सा कथन सही है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार, देखिए अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार तो होता ही है, लेकिन किसी बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ठीक है, अब ये चीज़, हाँ ये चीज़ बिल्कुल रॉन्ग है कि अगर उसको कोई भी डिसऑर्डर है तो वो अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार उसे दूर कर सकता है। और यहाँ पे लास्ट क्या है, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। क्योंकि देखिए विकास के जो कुछ पहलू होते हैं, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जब हमारा विकास होता है, बच्चा किस इन्वायरमेंट में है वहाँ से वो बहुत कुछ सीखता है, वहाँ से अच्छी बातें बुरी बातें वो सब कुछ सीख लेता है। इसलिए इन्वायरमेंट का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या है कि अगर कुछ भी चीज़ें अगर मान लीजिए कि बच्चे के बहुत शार्प माइंडेड के हैं तो थोड़ा सा वो आनुवंशिकता होता है कि वो बच्चे के अंदर भी आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसका फर्स्ट आंसर आपका होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। इसका आपका सेकेंड का आंसर होगा आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो पियाजे हैं ये बच्चों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये अधिगम मतलब अभ्यास के बारे में ये कोई भी बात नहीं कहते हैं। ठीक है, ये इनका सिद्धांत नहीं है कि अभ्यास से अधिगम होता है। तो ये चीज़ उनका नहीं है। उन्होंने बच्चों के विकास के बारे में बात की है, बच्चों का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि नहीं कहा जा सकता, तो आपका आंसर नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, इकोसेंट्रिज्म और इरिवर्सिबिलिटी। थर्ड का आंसर आपका क्या होगा, आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा हर चीज़ को धीरे धीरे समझने का उसके अंदर विकास आता है, लेकिन पूरी तरह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो वो सिंबॉलिक थॉट से ही, हाँ उसका जो वो है वो सिंबॉलिक थॉट तक ही मतलब वो होता है। ठीक है, सिंबॉलिक थॉट से मतलब वो इशारों से ही बात कर पाता है, मतलब कोई चीज़ उसको समझाना होता है तो उसको कोई ना कोई चीज़ का सिंबल चाहिए। तो इसका आंसर नंबर सेकेंड होगा। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, डैश के अलावा मतलब खेल जो है वो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन किसके अलावा मतलब क्या चीज़ नहीं होगा। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं और उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो फोर्थ का आपका आंसर होगा आंसर नंबर थर्ड। क्योंकि देखिए खेलना, समय बिताना या समय पास करना उससे हाँ बिल्कुल भी नहीं होता। खेल भी बच्चों को खेलना चाहिए, उससे आपका हर एक चीज़ का विकास होता है। फिफ्थ पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब क्या है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं या विभिन्न तरीकों से हमें इसे कैसे हल कर सकते हैं।
तो देखिए क्या पूछा है कि कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। जब बच्चे एक प्रश्न का विभिन्न उत्तर खोजेंगे, हल खोजेंगे, तो वो कई मतलब रूप में, कई मतलब वे में उस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिफ्थ का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील कक्षा का, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग, या व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना या छात्रों की लेबलिंग, या परियोजना विधि समूह, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो मैं पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा चुकी हूँ वर्ड, ठीक है, उसमें देखिए आप इसको छाट सकते हैं कि आपका पहले आंसर आपका क्या होगा। देखिए रैंकिंग आपका निगेटिव वर्ड है, लेबलिंग आपका निगेटिव वर्ड है, और यहाँ पे रैंकिंग आपका निगेटिव वर्ड है। बच्चों को क्या करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग, इससे बच्चा सीखता है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। यह जीवन सच्चा शिक्षक है। आपका 7th का राइट आंसर आपका होगा आंसर नंबर 3। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे, मतलब कि स्कूल में जो शिक्षा होना चाहिए, ठीक है, बच्चा को जो सोशल और नेचुरल वर्ल्ड में जो हो रहा है, ठीक है, उसका पता होना चाहिए। तो ये चीज़ मतलब बेस्ड ऑन रियल चीज़, मतलब रियल लाइफ एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। कोहलबर्ग 8th क्वेश्चन पे आइए। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। यह उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो 8th का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 1। मतलब उनके सिद्धांत में, हाँ, आपका परिपक्वता होना चाहिए, नैतिक परिपक्वता होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, और सहयोग की भावना होना चाहिए। ठीक है, ये कोहलबर्ग कहते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 1। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है, या उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो 9th का होगा आपका आंसर नंबर 3। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर पे कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, जब कोई काम वो खुद करेंगे। अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन। ठीक है, जब कोई काम वो खुद करेंगे तब वो कोई चीज़ सीख पाएंगे। 10th पे आइए। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होती है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। 10th का होगा आपका आंसर नंबर 2। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। छोड़कर किसे छोड़ते हैं, ट्यूशन को छोड़ते हैं। ठीक है, ट्यूशन में आपका ये जेंडर रोल की जो है वो पढ़ाई नहीं होती है। तो आपका 11th का होगा आंसर नंबर 4। मानकीकृत परीक्षणों का आलोचन में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, या वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। आपका 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए। इसमें लिखा है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे पक्षपाती होते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मीन्स क्या होता है, तो ये उसका ही है, लिखा हुआ है। एकाधिक बुद्धिमानों का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, या प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो 13 का आपका होगा आंसर नंबर 2। बुद्धि कई प्रकार की होती है। शिक्षण
शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षक रणनीति का चयन करने में। ठीक है, आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, या बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य करने में। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा कि शिक्षक जो है वो सीखने के मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कैसे कर सकता है। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो 14th का आपका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा, क्योंकि देखिए बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में करता है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद आइए हम लोग 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो इसका आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट है आपका, इसे भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, या यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित में उपयोगी करता है। तो क्या नहीं है? तो जो चीज़ गलत है वही नहीं होगा। ठीक है, 15th का, तो 15th का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 4, क्योंकि ये बच्चों को धीमे धीमे खराब करने का ऐसा कोई उसका मकसद नहीं होता है। तो इसीलिए ये आपका गलत है, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, सही बात है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता या एक अनुशासित दिनचर्या। 16th का आपका सबसे बेस्ट आंसर आपका है आनुवंशिकता और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पे आइए। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो मतलब कि शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, जो मतलब बैकग्राउंड थोड़ा सा उनका मतलब बहुत ही पुअर है, तो वैसे माहौल के जो बच्चे आते हैं तो उन्हें स्कूल में क्या चाहिए? उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें उनसे उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके, या बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ठीक है, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं उनसे मतलब क्या चीज़, मतलब क्या हासिल होता है? 17th आपका उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। 18 क्वेश्चन पहले, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय बिताए जाने पर, उन्हें उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, या उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे देने पर। तो क्रिएटिव और टैलेंटेड बच्चे जब क्लासरूम में होते हैं तो क्या होता है? 18th शिक्षा द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर, यूज ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय टीचर। ठीक है, ये होगा। 19th पे आइए। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? इसमें भी आपका नहीं होना होगा। तो देखिए इसमें इसका आंसर आपका हो सकता है 19th का, कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चन, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चा कुछ भी करें, बच्चे की गलती नहीं है। ठीक है, गलती आपकी हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है, टीचर्स की हो सकती है, ठीक है, सिस्टम की हो सकती है, लेकिन बच्चा गलत नहीं है। तो बच्चे के फेवर में ही आपको आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं या प्रतिस्थायी हैं। 20 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, यही है आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। 20 क्वेश्चन का मैं सीरीज़ आपके लिए ले आई हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन का सीरीज़ और लेकर आऊँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।